हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। जल्दी से अपनी सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 निकाल लीजिए। जी हाँ, औरतों ने बदली दुनिया, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। हमने वीडियो के पार्ट 1 में रमाबाई की स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि संस्कृत में उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की थी कि उन्हें पंडिता का एक ऑनररी टाइटल भी दिया गया था। साथ ही साथ शिक्षा से उन्होंने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे महिला समाज का इतना उद्धार किया था कि उन्होंने उनको सिखाया कि प्रशिक्षण से शिक्षा हासिल करके कैसे वे अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में भी छोटी छोटी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अच्छी कहानियाँ हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं रासुंदरी देवी की कहानी से। रासुंदरी देवी लगभग 200 साल पहले पश्चिम बंगाल के एक परिवार में पैदा हुई थी और उन्हें पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ था कि जब उनकी शादी हुई, उनका बेटा हुआ, तो वो अपने बेटे की किताब से अक्षर पहचानती थी। वे बंगाली जो भाषा थी वो सीख रही थी और धीरे धीरे उनके बेटे की किताब से उन्होंने इतना ज़्यादा सीख लिया कि वो धीरे धीरे पढ़ने लगी। उनकी इच्छा थी कि वे चैतन्य भागवत की जीवनी पढ़ें। उन्हें बहुत शौक़ था पढ़ने का और खुद से ही उन्हें, क्योंकि उनको बहुत शौक़ था और जब हमें कुछ शौक़ होता है करने का तो हम वो चीज़ हमेशा हासिल कर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट से पढ़ो, शौक़ से पढ़ो, क्योंकि जो भी चीज़ हम शौक़ से करते हैं ना वो चीज़ हमें हमेशा आ जाती है। तो यही सब हुआ रासुंदरी देवी के साथ भी। उन्होंने इतने शौक़ से पढ़ा कि वे ना सिर्फ पढ़ने लगी बल्कि उन्होंने एक अपनी जीवनी भी लिखी जिसका नाम था अमर जीवन। है ना इंस्पायरिंग स्टोरी। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी हम एक और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रुकैया सखावत हुसैन की। रुकैया सखावत हुसैन जो हैं वो एक बहुत ही अमीर परिवार में पैदा हुई थी, बहुत अच्छे ज़मीन थे और उन्हें पढ़ाया तो गया था लेकिन सिर्फ उर्दू, क्योंकि उस समय इंग्लिश और बंगाली पढ़ने में उनको रोका गया था। उस समय ऐसा माना जाता था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है यानी अंग्रेज़ी जो पढ़ते हैं उसमें कुछ आइडियाज़ ठीक नहीं होते जो कि लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। और आप जानते हैं कि पुराने समय में लड़कों और लड़कियों में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, लड़कियों पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत रोक टोक लगाई जाती थी। तो इसलिए उनको अंग्रेज़ी पढ़ने पर रोक थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक जज्बा था कि नहीं, मुझे तो सीखना ही है। तो उन्होंने अपने बड़े भाई बहन से अंग्रेज़ी और बंगला दोनों ही सीखी। और 1905 में जब वो केवल 25 ईयर्स की थी, 25 वर्ष की जब वो थी, तो उन्होंने इंग्लिश में एक स्टोरी बुक लिखी जिसका नाम था सुल्ताना's ड्रीम, यानी सुल्ताना का स्वप्न। उन्होंने इस कहानी में लेडी लैंड नाम से एक जगह थी जहाँ पर सारी लेडीज़ पहुँच जाती हैं और उस जगह पर क्या था कि लेडीज़ को कुछ भी आविष्कार करने की पूरी स्वतंत्रता थी। महिलाएं जो थी वो बादलों से होने वाली वर्षा को पूरी तरह से रोक सकती थी, उसके उपाय सोचती थी, हवाई कारें चलाती थी और यहाँ तक कि जो पुरुषों द्वारा आक्रमण होता था बंदूकों द्वारा, अस्त्र शस्त्र द्वारा, उसे भी महिलाएं हरा देती थी अपनी बौद्धिक शक्ति से। यानी कि जो कुछ उन्होंने शिक्षा से जो नॉलेज गेन की थी उसकी मदद से वे पुरुषों को भी हरा पाती थी। तो आप देख रहे हैं कि उनको पढ़ने के प्रति कितनी ज़्यादा उनका इंटरेस्ट था और कितना ज़्यादा वो डिवोटेड थी पढ़ने के लिए। तो इसी तरह उन्होंने, जबकि उस ज़माने की बात है जबकि स्कूल जाने की पूरी अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इंटरेस्ट इतना था कि उन्होंने इंग्लिश बंगाली भी सीखी, साथ में उर्दू भी सीखी और फिर उनको लगा कि ये जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है शिक्षित होकर, वे केवल अपने तक सीमित ना रखें उनको, बल्कि उन्होंने और महिलाओं को भी स्वप्न दिखाया कि अगर तुम शिक्षित हो जाओगी तो तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो दुनिया में। 1910 में उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया ताकि उनको लगता था कि जैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन का सुधार किया है, वे चाहती थी कि सभी लोगों को ऐसा मौका मिले जिससे वो शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को और अच्छा बेहतर बना सके। तो चलिए जल्दी से अपने बुक के पेज 62 में एक चार्ट दिया गया है। अब इस चार्ट में हमें बताया गया है कि कितने प्रतिशत जो बच्चे हैं वो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो पता चलता है कि जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो जनजाति के बच्चे हैं वे स्कूल जल्दी, लड़कियां जो है वो स्कूल जल्दी छोड़ देती थी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि उनको उस समय में ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। इसी तरह 1961, 2001 और 2011 का अगर हम जनगणना का सर्वे देखें, सेंसस सर्वे जिसको हम कहते हैं, तो हमें पता चलता है कि 1961 में 40% जो पुरुष हैं वे पढ़े लिखे थे, वहीं महिलाएं केवल 15% थी।
2001 में 76% जो मेन थे वो पढ़े लिखे थे और वहीं वुमेन जो थी वो 54% थी। और 2011 में 82% मेन एंड 65% वुमेन जो थी वो एजुकेटेड थी। इस चार्ट को देखकर आपको ये तो लगा होगा कि जैसे जैसे साल बढ़े वैसे वैसे एजुकेशन का स्तर भी बढ़ता रहा है। इस सब के बावजूद फिर भी क्यों कुछ ऐसे बच्चे रह गए थे जो कि ड्रॉप आउट थे, यानी उन्होंने बीच में ही स्कूल क्यों छोड़ दिया था। चलिए देखते हैं उसके कुछ खास रीजंस, यानी मेन रीजंस फॉर ड्रॉप आउट। सबसे पहला रीज़न था कि पुअर या रूरल फैमिली, जो गांव के इलाके थे और जहां पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी, वहां पर टीचर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, यानी रेगुलर टीचर्स वहां पर मिल नहीं पाते। सेकंड रीज़न था कि पुअर ट्रांसपोर्टेशन, यानी यातायात की जो सुविधाएं थी, आने जाने की जो सुविधाएं थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए बच्चे आने जाने में भी मुश्किल फेस करते थे। तो दिस वॉज वन ऑफ द रीज़न। देन वॉज लो इनकम ग्रुप, उनके पास इनकम का साधन कम था, बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति प्रथा की वजह से स्कूल बीच में ही छोड़ देते थे। जब महिलाएं शिक्षित हुई तो उनको पता चला कि शिक्षा से कितना उद्धार है और शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितने कि बॉयज़ के लिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड गेट इक्वल एजुकेशन। अब ये सब जानने के बाद महिलाओं ने, जो महिलाएं पढ़ लिख गई थी, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, यानी कि प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने कहा कि वुमेन को भी उतना ही अधिकार है पढ़ने का, उनके पास भी उतने ही राइट्स हैं पढ़ने के जितने कि मेन के पास हैं। तो जो पढ़ी लिखी औरतें थी उन्होंने सबको आपस में इकट्ठे किया और कहा कि हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे और लड़कियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी अधिकार बिल्कुल बराबर होने चाहिए शिक्षा के स्तर पर। तो ये सब देखते हुए महिलाओं ने प्रोटेस्ट किस तरह किया। महिला आंदोलन यानी वुमेन मूवमेंट जो था उसमें मेनली 4 पार्ट्स थे। पहला था कैंपेन यानी अभियान चलाना, दूसरा था रेजिंग अवेयरनेस यानी जागृत करना, लोगों को अवेयर करना उनको, थर्ड था प्रोटेस्टिंग यानी विरोध करना, किसी चीज़ के खिलाफ बोलना, और लास्ट पॉइंट था शोइंग सॉलिडेरिटी यानी बंधुत्व की भावना को व्यक्त करना। अब ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वुमेन मूवमेंट के लिए, यानी महिला आंदोलन में जो उन्होंने किए थे। तो चलिए इन पॉइंट्स को डिटेल में देख लेते हैं। पहला है कैंपेन या अभियान। अभियान चलाने में क्या था कि लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वो अवेयर कराते थे, किस चीज़ के लिए, कि महिलाओं के साथ क्या कुछ गलत हो रहा है, महिलाओं को ऐसी कौन सी चीज़ें जो महिलाओं को नहीं दी जा रही हो। इसके लिए उन्होंने नए नए नियम बनवाए, जैसे कि 2006 में उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, यानी शारीरिक और मानसिक जो हिंसा होती थी लेडीज़ के साथ घरों में और उनसे कहीं भी बाहर, उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया कि लेडीज़ के साथ कोई भी इस तरह की मानसिक या शारीरिक हिंसा जो है वो नहीं हो सकती है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी, लेडीज़ को किसी तरह से भी शारीरिक तौर पर आप प्रताड़ना नहीं कर सकते हैं। फिर 1980 में डाउरी डेथ यानी कि जो दहेज के कारण लेडीज़ को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, उसके खिलाफ भी एक सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक नियम बनाया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है जागरूकता बढ़ाना यानी रेजिंग अवेयरनेस। अब लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया गया। अब कैसे अवेयर किया गया? छोटे छोटे नुक्कड़ नाटकों से पोस्टर्स बनाकर चिपकाए गए जगह जगह पर, जहाँ पर पब्लिक उसे देख सके। प्रोटेस्ट किया गया, यानी प्रोटेस्ट करना यानी विरोध करना, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। विरोध करते हैं जब कोई चीज़ ऑलरेडी, कोई नियम चल रहा था, कोई किसी तरह का कोई सिस्टम चल रहा था सोसाइटी में, उसके खिलाफ बोलना। अब खिलाफ कैसे बोलेंगे? रैलीज कर डेमोन्स्ट्रेशन करके, यानी एकजुट होकर जो लेडीज़ थी वो विरोध करती थी उसका, जैसे जिसको हम स्ट्राइक्स बोलते हैं, स्ट्राइक करना, नारे लगाना, ये सब विरोध करने के तरीके थे। लास्ट पॉइंट था हमारा शोइंग सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी होता है बंधुत्व की भावना को व्यक्त करना, यानी कि अगर किसी लेडी के साथ कुछ गलत हुआ है उसके साथ खड़े हो जाना, उसे ये जताना कि हम सब आपके दुख में आपके साथ हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जब वुमेन जो हैं वो अपनी स्ट्रगल पर, अपनी जितनी उन्होंने संघर्ष किया है उसका जश्न मनाती हैं कि वे आज आखिर जीत गई हैं। साथ ही साथ आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है जहाँ पर बताया गया है कि 14 अगस्त को, यानी 14 अगस्त को जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था, तो हर साल वाघा बॉर्डर पर वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, सांस्कृतिक एक कार्यक्रम होता है वाघा बॉर्डर पर, जहाँ पर
कैंडल मार्च की जाती, कैंडल्स जलाई जाती महिलाओं द्वारा, जस्ट टू शो सॉलिडेरिटी, बंधुत्व की भावना को व्यक्त करने के लिए। तो चलिए, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। इसी की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।